द ग्रेट इंडियन कपिल शो के होस्ट कपिल शर्मा एक ऐसे कॉमेडियन हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हंसाया, लेकिन आज वो खुद खौफ के साए में जी रहे हैं। उनके चुटकुलों पर लोग दिल खोलकर हंसा करते हैं। अब उनकी जिंदगी में सन्नाटा छाया है और इसकी वजह है गोलियों की गूंजती आवाज। कभी शो पर किए मजाक की कीमत अब कपिल को खौफ के साए में जीकर चुकानी पड़ रही है, क्योंकि कनाडा में एक बार फिर कपिल के कैफे पर गोलियां चली और उनकी गूंज एक धमकी की शक्ल में मुंबई तक पहुंची है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश धमकी और दहशत। जी हां, कॉमेडी की दुनिया के बादशाह कहे जाने वाले कपिल शर्मा इन दिनों किसी स्क्रिप्टेड शो नहीं बल्कि असल जिंदगी की सबसे डरावनी स्क्रिप्ट का सामना कर रहे हैं। उनके कनाडा स्थित कैप्स कैफे पर एक बार फिर फायरिंग हुई है। इस बार गोलियों की तड़तड़ाहट ने सिर्फ दीवारों को नहीं बल्कि करोड़ों दिलों को भी हिलाकर रख दिया है। दरअसल मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने करीब 1 महीने पहले कनाडा में एक कैफे खोला था, कैप्स कैफे। लेकिन कैफे के खुलने के महज 6 दिन बाद ही वहां दीवार पर गोलियां चलनी शुरू हो गई। अभी ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि पहले शूटआउट के महज 28 दिन बाद कैप्स कैफे पर एक बार फिर से शूटर्स ने फायरिंग कर दी। इस बार भी कैफे की दीवारों पर गोलियां चली। दावा किया जा रहा है कि इस गोलीबारी के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। कहा जा रहा है कि सलमान खान से नजदीकी की वजह से कपिल शर्मा इस गैंग के निशाने पर है। 4 जुलाई 2025 यही वो तारीख है जब कॉमेडियन एक्टर कपिल शर्मा ने सरे में अपना पहले कैफे खोला था। जब कैप्स कैफे को खुले हुए सिर्फ 6 दिन हुए थे, ठीक छठे दिन किसी वीडियो गेम की तरह कार में बैठकर कुछ लोग एक शूट आउट कर रहे थे। जो शूट आउट कर रहा था उसका निशाना कार के बाहर वही कैप्स कैफे की दीवारें थी। शूटरों ने गोलियां चलाई। लाइव शूटआउट को कैमरे में भी कैद किया गया और फिर वो वहां से निकल गए। इस शूटआउट में हालांकि किसी को गोली नहीं लगी और ना ही शायद शूटरों का इरादा किसी को गोली मारने का था। वहीं पहले शूटआउट के ठीक 28 दिन बाद उसी कैप्स कैफे के बाहर फिर से एक कार रुकती है। इस बार सुबह सुबह का वक्त था। कार के अंदर से फिर शूट आउट होता है। शूट आउट को फिर से रिकॉर्ड किया जा रहा था। कैप्स कैफे की दीवार एक बार फिर निशाने पर थी। 6 गोलियां दीवारों पर दागने के बाद कार और शूटर दोनों मौके से निकल जाते हैं। गोलीबारी के बाद एक ऑडियो सामने आता है जिसमें कहा जाता है कि जो ये कपिल शर्मा के कैप्स कैफे सरे में फायरिंग हुई है, इसकी जिम्मेवारी मैं, गोल्डी ढिल्लों, लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेते हैं। इसको हमने कॉल की थी, इसको रिंग सुनाई नहीं दी तो कार्रवाई करनी पड़ी। अब भी रिंग नहीं सुनेगा तो नेक्स्ट कार्रवाई जल्द मुंबई में करेंगे। जिस गोल्डी ढिल्लों ने कैप्स कैफे पर हमले की जिम्मेदारी लेते हुए ये बयान जारी किया, उसके सोशल मीडिया के डीपी पर लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर है। वो खुद को भी लॉरेंस से जुड़ा हुआ होने का दावा करता है, पर बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। इस बयान के कुछ देर बाद वो सोशल मीडिया पर हैरी बॉक्सर नाम का एक शख्स एक ऑडियो मैसेज जारी करता है। इस ऑडियो मैसेज में वो बाकायदा डिटेल में कैप्स कैफे पर गोली दागने की वजह बताता है। इस ऑडियो में धमकी भरी आवाज के साथ ये मैसेज भी साफ हो जाता है कि कपिल शर्मा के कैफे पर गोलियां इसलिए बरस रही हैं क्योंकि कपिल की सलमान से नजदीकियां हैं। सलमान खान अक्सर कपिल शर्मा के शो में नजर भी आते हैं, पर सवाल ये है कि क्या सिर्फ सलमान की नजदीकियों की वजह से कपिल शर्मा लॉरेंस गैंग के निशाने पर है? और क्या सचमुच कनाडा में कपिल के कैफे पर जो 2 बार गोलियां चली वो लॉरेंस के इशारे पर चली, या फिर लॉरेंस के नाम पर कोई और खेल खेल रहा है? बहरहाल जिस हैरी बॉक्सर ने कपिल शर्मा के कैफे पर शूटआउट की जिम्मेदारी ली है उसका असली नाम हरिचंद है। राजस्थान के अलवर का रहने वाला हैरी बॉक्सर 2004 में गैर कानूनी तरीके से देश से बाहर निकल गया था। कहते हैं कि इस वक्त वो अमेरिका में रहकर लॉरेंस गैंग के लिए काम कर रहा था। दरअसल हैरी बॉक्सर अनमोल बिश्नोई का खास है। अनमोल बिश्नोई के भी अमेरिका में होने की खबरें हैं। वहीं हैरी बॉक्सर अमेरिका में रहकर ही भारत और कनाडा में वसूली और धमकाने का काम कर रहा है। वैसे लॉरेंस की सलमान से दुश्मनी की कहानी कोई नहीं। चाहे गैलेक्सी अपार्टमेंट की दीवारों पर गोलियां बरसाने की बात हो, सलमान को बार बार धमकाने की, या फिर सलमान के करीबी रहे बाबा सिद्दीकी के कत्ल की, लॉरेंस गैंग हमेशा खुलेआम ये कहता रहा है कि जो भी सलमान के करीब होगा वो उसके निशाने पर होगा, जो सलमान के साथ काम करेगा वो भी उसके निशाने पर होगा। लेकिन क्या सिर्फ सलमान से नजदीकी की वजह से कपिल शर्मा लॉरेंस गैंग के निशाने पर आ गए हैं, या वजह कुछ और भी है?
दरअसल बाबा सिद्दीकी को जिस तरह मारा गया, उसने पहली बार इस शक को यकीन में बदला कि लॉरेंस गैंग सलमान के करीबियों को निशाना बना सकता है। अगर वजह यही है तो कपिल शर्मा को निशाना बनाकर लॉरेंस गैंग सलमान के बाकी करीबियों को एक तरह से चेतावनी दे रहा है। सलमान के अलावा यह भी कहा जाता है कि लॉरेंस गैंग कपिल शर्मा के शो में सिख धर्म को लेकर एक मेहमान के जरिए टिप्पणी से भी नाराज है। दुश्मनी की एक वजह यह भी हो सकती है। वहीं सूत्रों की माने तो लॉरेंस गैंग के निशाने पर आने की तीसरी वजह कपिल शर्मा का स्टारडम भी हो सकता है। लॉरेंस गैंग अक्सर खासकर पंजाब से जुड़े उन सितारों को निशाने पर लेता रहा है जो उसका कहना नहीं मानते या रंगदारी यानी एक्सटॉर्शन या जबरन वसूली की रकम नहीं चुकाते हैं। कपिल शर्मा को निशाने पर लेने की एक वजह यह भी हो सकती है कि लॉरेंस गैंग की नजर शुरू से ही बॉलीवुड पर है। डी कंपनी की तर्ज पर लॉरेंस गैंग मुंबई अंडरवर्ल्ड पर अपनी बादशाहत कायम करने की ख्वाहिश जता चुका है। 90 के दशक की शुरुआत की बात है। उस वक्त बॉम्बे अंडरवर्ल्ड और गैंग वॉर से परेशान था। दाऊद इब्राहिम तब तक एक बड़ा डॉन बन चुका था और ये वही दौर था जब तक के बॉम्बे और आज के मुंबई के सीने पर लगभग हर रोज गैंग वॉर या एनकाउंटर के नाम पर खून बहाए जाते थे। ये वो दौर था जब हर साल औसतन 100 से 125 लोग गैंग वॉर या एनकाउंटर के नाम पर मारे जाते थे। बॉलीवुड बिल्डर, बार मालिक और छोटे बड़े बिजनेसमैन से एक्सटॉर्शन मनी वसूलना आम सी बात थी। तब मुंबई पुलिस पर चौतरफा दबाव था और इसी दबाव के चलते मुंबई पुलिस ने आखिरकार ये तय किया कि वो मुंबई से अंडरवर्ल्ड का सफाया करके रहेगी। इसी के तहत एनकाउंटर की परंपरा की शुरुआत हुई जिसमें 500 से ज्यादा गैंगस्टर पुलिस की गोलियों का शिकार बने। ऐसे कई एनकाउंटर पर भी सवाल उठे, लेकिन इन्हीं एनकाउंटर ने कई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को तब सुर्खियां भी दी। एनकाउंटर के साथ साथ अंडरवर्ल्ड पर लगाम कसने के लिए सख्त कानून की जरूरत महसूस हुई तो महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट यानी मकोका जैसे कानून लाए गए। धीरे धीरे ये तमाम कदम रंग दिखाने लगे। हजारों छोटे बड़े गैंगस्टर अब जेल में थे। 2000 आते आते धीरे धीरे अब मुंबई अंडरवर्ल्ड से क्लीन होती जा रही थी। नवंबर 2002 में आखिरी बार दाऊद गैंग या डी कंपनी की तरफ से मुंबई में कोई शूट आउट हुआ था। अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली के गैंग ने 2008 में मुंबई में आखिरी मर्डर किया था। 2011 में क्राइम जर्नलिस्ट जे डे का कत्ल वो आखिरी कत्ल था जो छोटा राजन गैंग के हाथों हुआ था। गैंगस्टर अश्विनी नायक अंडरवर्ल्ड छोड़कर बिल्डर बन चुका था। 2002 में पुर्तगाल में गिरफ्तारी के बाद अबू सलेम का गैंग तितर बितर हो चुका था। कुल मिलाकर एक दो छोड़कर बाकी सभी डॉन और डॉन के गुर्गे जेलों में पहुंच चुके थे। मुंबई अब अंडरवर्ल्ड के नासूर से उबर चुका था। वही 2003 में दाऊद के छोटे भाई इकबाल कास्कर को दुबई से डिपोर्ट कर मुंबई लाए जाने के बाद धीरे धीरे दाऊद गैंग ने भी मुंबई में अपना ऑपरेशन पूरी तरह बंद तो नहीं कहेंगे लेकिन कम जरूर कर दिया। बाली से गिरफ्तार कर दिल्ली लाए गए छोटा राजन को तिहाड़ में बंद कर दिया गया जहां वो उम्र कैद की सजा काट रहा है। अबू सलेम और अरुण गवली भी अलग अलग केसों में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। वहीं बंटी पांडे और रवि पुजारी जैसे गैंगस्टर भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो कुल मिलाकर मुंबई में एक तरह से अब अंडरवर्ल्ड का पूरी तरह से खात्मा हो चुका है और बस यही वो चीज है जिसने लॉरेंस बिश्नोई को मुंबई की तरफ आकर्षित कर दिया है। दरअसल सामने कोई राइवल गैंग है ही नहीं। ऐसे में अपने गैंग के लिए जमीन तैयार करना उसके लिए कहीं ज्यादा आसान है। मुंबई में 93 के सीरियल धमाके के बाद अंडरवर्ल्ड भी दो हिस्सों में बढ़ गया था। एक राष्ट्रभक्त अंडरवर्ल्ड और दूसरा राष्ट्र विरोधी अंडरवर्ल्ड। और इसी के साथ अंडरवर्ल्ड में हिंदू मुस्लिम को लेकर भी बंटवारा हो गया। दरअसल छोटा राजन ने खुद को राष्ट्रभक्त डॉन घोषित करवा दिया जबकि 93 के ब्लास्ट के बाद दाऊद को राष्ट्र विरोधी डॉन कहा जाने लगा। 2000 की शुरुआत से अगर बात करें तो ये सिलसिला छोटा राजन और दाऊद से होते हुए अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग तक पहुंच गया है। लॉरेंस गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पर जब भी कोई पोस्ट डाला जाता है तो ध्यान देने वाली बात यह है कि उसमें जय श्री राम, जय भारत जैसे शब्दों का इस्तेमाल कुछ खास मकसद से होता है। और ये मकसद क्या है? अंडरवर्ल्ड पर काम कर चुके कुछ सीनियर पुलिस अफसरों के मुताबिक लॉरेंस डी कंपनी से भी बड़ा अपना गैंग बनाना चाहता है। डी कंपनी की तरह वो अपने गैंग को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाना चाहता है और इसीलिए वो दाऊद की तरह ही मुंबई पर भी अपना गैंग का कंट्रोल चाहता है। 90 के दशक में जिन पुलिस वालों ने अंडरवर्ल्ड को करीब से देखा, उससे निपटे और फिर उसका सफाया किया, उनमें से लगभग ज्यादातर अब रिटायर हो चुके हैं।
अब पुलिस की जो नई खेप है उसे मुंबई में ऑर्गेनाइज क्राइम या अंडरवर्ल्ड जैसी चीजों से निपटने का उतना तजुर्बा नहीं है और ना ही उनके पास मुखबिरों जैसा कि पहले पुलिस वालों के पास था वैसा कोई नेटवर्क है। इसलिए लॉरेंस गैंग का काम करने का तरीका भी मुंबई पुलिस के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। असल में 90 के दशक में जिस तरह से दाऊद इब्राहिम या अबू सलेम बिहार और यूपी के बिल्कुल नए लड़कों को मुंबई बुलाकर उनसे काम करवाते थे, ठीक वही तरीका लॉरेंस गैंग का भी है। इन लड़कों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता, जिसकी वजह से पुलिस का उन तक पहुंचना सबसे मुश्किल काम होता है। आपको बता दें कि एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कुछ वक्त पहले लॉरेंस और लॉरेंस गैंग के बारे में एक डोजियर तैयार किया था। इस डोजियर में भी एनआईए ने साफ साफ ये कहा था कि लॉरेंस डी कंपनी जैसा ही अपना नेटवर्क खड़ा करना चाहता है। एनआईए की डोजियर के हिसाब से 10 साल पहले तक लॉरेंस का गैंग सिर्फ पंजाब तक सीमित था, लेकिन अब हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, झारखंड और महाराष्ट्र तक में छोटे बड़े गैंग के साथ मिलकर ये अपना गैंग खड़ा कर रहा है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि देश के बाहर 6 और देशों में भी लॉरेंस गैंग एक्टिव है। इनमें कनाडा, अमेरिका, अजरबैजान, पुर्तगाल, यूएई और रूस भी शामिल है। लॉरेंस बिश्नोई के अलावा उसके गैंग के कुछ खास मेंबर हैं जो अलग अलग राज्य और देश संभालते हैं। लॉरेंस का खासम खास गोल्डी बराड़ कनाडा, पंजाब और दिल्ली गैंग को संभालता है। रोहित गोदारा राजस्थान, एमपी और अमेरिका में गैंग को देखता है। पुर्तगाल, दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल की कमान लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के पास है, जबकि काला जठेड़ी हरियाणा और उत्तराखंड में गैंग को देखता है। सभी गैंग सरगना सीधे अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को रिपोर्ट देते हैं। एनआईए के डोजियर के मुताबिक लॉरेंस गैंग ने इस वक्त 700 से ज्यादा शूटर्स हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 300 शूटर्स अकेले पंजाब से हैं। शूटरों या लड़कों को अपने गैंग में शामिल कराने का लॉरेंस का तरीका लगभग वैसा ही है जैसा अबू सलेम का था। अपने दुश्मनों को धमकाने या उन्हें ठिकाने लगाने के लिए वो कभी अपने गैंग के खास मेंबर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि नौजवान लड़कों को जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता उन्हें ही कुछ पैसे देकर उनसे अपना काम निकलवा लिया जाता है। ऐसे कई केस में देखा गया है कि लॉरेंस गैंग के लिए काम करने वाले लड़कों ने गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा किया है कि उन्हें पैसे के अलावा काम हो जाने के बाद भारतीय कानून से बचाकर विदेशों में बसाने का भी भरोसा दिया गया है। लॉरेंस गैंग के शूटरों के पास हथियारों की खेप की भी कोई कमी नहीं। एनआईए के डोजियर के मुताबिक पंजाब से लगे पाकिस्तान बॉर्डर से स्मगल होकर हथियार लॉरेंस गैंग तक पहुंचते हैं। हथियारों की खेप मध्य प्रदेश के अलावा यूपी, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ और बिहार में मुंगेर और खगड़िया से भी गैंग के पास पहुंचती है। डोजियर की माने तो भारत के अलावा पाकिस्तान, अमेरिका, रूस, कनाडा और नेपाल से भी लॉरेंस गैंग को हथियार मिलते हैं। लॉरेंस गैंग के बारे में एनआईए ने इस डोजियर और चार्जशीट के बावजूद सच्चाई यही है, पिछले 10 सालों से भी ज्यादा वक्त से जेल में रहते हुए लॉरेंस का गैंग लगातार बड़ा होता जा रहा है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उसका कद भी लगातार बढ़ रहा है और इसकी वजह है जेल के अंदर रहकर भी उसका बेरोक टोक गैंग चलाना। पहले तिहाड़ जेल, फिर पंजाब की अलग अलग जेलों में रहने के बाद पिछले साल भर से ज्यादा वक्त हो चुका है लॉरेंस अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन इसके बावजूद जेल के बाहर की दुनिया या अपने गैंग से उसका संपर्क कटा नहीं है। कहते हैं कि जेल के अंदर आज भी लॉरेंस को मोबाइल मुहैया है और इसी मोबाइल का एक कॉल किसी की जिंदगी और मौत का सबब बन जाता है। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई को साल भर पहले ही अहमदाबाद की साबरमती जेल भेजा गया था। असल में सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के बाद पंजाब पुलिस उसे पूछताछ के लिए जब पंजाब ले गई तब लॉरेंस ने पंजाब में अपनी जान को खतरा बताया था। बाद में लॉरेंस को साबरमती जेल शिफ्ट कर दिया गया था। साबरमती जेल जाने के बाद ही गृह मंत्रालय ने लॉरेंस को लेकर एक आदेश भी जारी कर दिया था। असल में 2023 में गृह मंत्रालय ने सीआरपीसी की धारा 268 के तहत यह आदेश जारी किया था कि लॉरेंस बिश्नोई को पूछताछ के नाम पर या उसके खिलाफ दर्ज किसी और केस में कभी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, यानी वो साबरमती जेल के अंदर ही रहेगा। किसी केस में किसी भी राज्य की पुलिस को अगर उससे पूछताछ करनी है तो अदालत से जरूरी इजाजत लेकर वो साबरमती जेल के अंदर ही उससे पूछताछ कर सकती है। हालांकि ये आदेश अगस्त 2024 तक के लिए था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। वहीं साबरमती जेल जाने से पहले लॉरेंस दिल्ली की तिहाड़ जेल में था। हालांकि कमाल यह है कि लॉरेंस और बाहर बैठे उसके गैंग के बीच जिस कनेक्शन को काटने के लिए गृह मंत्रालय ये खास आदेश लेकर आया था, वो कनेक्शन ही आज तक नहीं कट पाया है।
वरना जेल में रहते हुए भी लॉरेंस का गैंग इस तरह न किसी की सुपारी ले पाता और न ही किसी को धमका पाता। बहरहाल कैफे पर फायरिंग और विश्नोई की धमकी के बाद कपिल शर्मा की सुरक्षा को लेकर मुंबई पुलिस सतर्क है और उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन जिस तरह से विश्नोई अपना गैंग चला रहा है वो न सिर्फ चिंता की बात है बल्कि कानून के लिए भी चुनौती है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। खबरें इन 24 न्यूज पर लगातार जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें 24 न्यूज। नमस्कार।